आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं काव्या मुकुल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जाने माने शहरों में से एक जबलपुर से। यह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे मिलेनियम कॉलोनी है। यहाँ मुख्य रूप से रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं अपने परिवार के साथ। सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं। इसी जगह आरबी थर्ड बाई 364 के फ्लैट में एक फैमिली रहा करती थी। इसमें थे घर के मुखिया राजकुमार विश्वकर्मा, इनकी 16-17 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा और 7-8 साल का बेटा तनिष्क विश्वकर्मा। बस यही 3 लोग थे। जो राजकुमार की पत्नी थी और दोनों बच्चों की मां थी, आरती विश्वकर्मा, वह मई 2023 में दुनिया छोड़कर चली गई थी। निधन हो गया था। उस दौरान ये लोग पूरी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ जम्मू घूमने के लिए गए थे। वहां कटरा इलाके में आरती की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था। यह परिवार मूल रूप से एमपी के नर्मदापुरम के पिपरिया इलाके का रहने वाला था, लेकिन जबलपुर में रहता था। पिता राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में कार्यालय अधीक्षक थे। इनकी पोस्टिंग जबलपुर में थी। बच्चे भी यहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मां की मृत्यु ने पिता को काफी ज्यादा दुखी कर दिया था। बच्चे भी बहुत दुखी थे। यहां जबलपुर में तो राजकुमार को रोज सुबह 9-10 बजे ड्यूटी पर जाना पड़ता था, फिर शाम को 6 बजे के करीब घर पर लौटते थे। बच्चे भी स्कूल से आने के बाद घर पर अकेले रहते थे। कहीं अकेले रहकर मां की याद में बच्चे परेशान न हों, अकेला महसूस न करें, इसलिए पिता ने इन्हें पिपरिया भेज दिया था। खुद भी छुट्टी लेकर वहीं पर चले गए थे। वहां पर भरा पूरा परिवार था। जॉइंट फैमिली थी। दादा दादी, चाचा चाची, कजन, भाई बहन सभी लोग थे। पिता ने सोचा कि बच्चे सबके साथ रहेंगे तो मां की उतनी याद नहीं आएगी, फिर ये पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। बीच बीच में राजकुमार को काम के सिलसिले में जबलपुर आना पड़ता था। बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई और टेस्ट वगैरह के लिए यहां लाते थे। फरवरी 2024 के आसपास से दोनों बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला था। बेटे के बोर्ड्स के एग्जाम थे। ये 10वीं कक्षा में थी। इसी बीच राजकुमार दोनों बच्चों को पिपरिया से जबलपुर बुलवा लेते हैं। बेटा तनिष्क चौथी क्लास में पढ़ता था। बेटे का तो यहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह कहता कि इसे दादा के पास रहना है, वहीं ठीक है। पिता ने कहा कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए तो वहीं पर चले जाएंगे, वहीं एडमिशन करा देंगे। इनका भी मन यहां पर नहीं लग रहा था। इन्होंने अपने ऑफिस में पिपरिया टारसी में ट्रांसफर लेने के लिए आवेदन पत्र भी दे दिया था, जिसका जवाब आना बाकी था। अब 13 मार्च 2024 को बेटी काव्या का बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है। 16 मार्च को बेटे का भी एग्जाम खत्म हो जाता है। उसके बाद 17 मार्च को बच्चे वापस पिपरिया चले जाते हैं। ट्रांसफर होने के बाद पिता भी वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे सभी लोग खुश थे। धीरे धीरे ये लोग मां के जाने से उबर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इससे पहले ही इनके साथ एक अनहोनी होने वाली है। 15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन दोपहर के करीब 3 बजे एक रिश्तेदार राजकुमार के घर पर आते हैं। इन्होंने घर के मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ देखा, लेकिन फिर भी ये दरवाजे को नॉक करते हैं, अंदर आवाज लगाते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद इन्होंने आसपास के पड़ोसियों से पूछा कि यह परिवार कहाँ गया। पड़ोसियों को भी कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार आज सुबह से किसी को यहां पर देखा नहीं गया था। राजकुमार भी अपनी ड्यूटी पर जाते हुए नहीं दिखाई दिए, न ही उनके बच्चे बाहर खेलने के लिए आए। ये सुनकर रिश्तेदार थोड़े चिंतित हुए। अब ये पिपरिया में राजकुमार के भाई को कॉल करते हैं। बताते हैं कि यहां पर तो ताला लगा हुआ है और परिवार का कुछ अता पता नहीं। दरअसल इसी 3 बजे के आसपास पिपरिया में रहने वाली एक लड़की ने अपने व्हाट्सएप पर राजकुमार के नंबर से आया हुआ एक मैसेज देखा था। राजकुमार विश्वकर्मा इसके चाचा लगते थे। काव्या इसकी कजन थी। वो मैसेज 4 सेकंड का एक वॉइस नोट था। उसमें काव्या की आवाज थी। काव्या ने बोला, मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। ये मैसेज कजन को 3-4 घंटे पहले आया था, लेकिन ये उस समय अपना फोन यूज नहीं कर रही थी। जब फोन उठाया और व्हाट्सएप चेक किया, तब इन्हें यह वॉइस नोट मिला। इसको सुनते ही इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इन्होंने अपने पिता को यह सुनाया।
बाकी घर वालों को भी सुनाया। सभी लोग इसे सुनकर घबरा जाते हैं। पिपरिया से जबलपुर लगभग 235 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम नहीं था जाने के लिए। फौरन कजन के पिता ने जबलपुर में रहने वाले अपने एक जानने वाले को कॉल किया। उनसे कहा कि राजकुमार के घर पर जाकर चेक कीजिए, ऐसी ऐसी बात है। जिसके बाद ही वह रिश्तेदार यहां घर पर आते हैं। बंद ताला देखने के बाद इन्होंने पिपरिया में कॉल करके इसके बारे में बताया। फिर हुआ कि पुलिस को बुलाइए और ताला तोड़कर अंदर जाइए। रिश्तेदार ऐसा ही करते हैं। इन्होंने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में सूचना दी। थोड़ी ही देर में लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस भी दोनों कॉलोनी में आते हैं। सबकी मौजूदगी में घर के मेन एंट्रेंस का ताला तोड़ा गया। अब पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं। यहां की दशा को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहां जगह जगह पर खून के छींटे थे। जब ये लोग किचन में गए तो वहां फर्श पर राजकुमार विश्वकर्मा खून से लथपथ पड़े हुए थे। लाश पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। अब ये हुआ कि दोनों बच्चे कहां पर हैं। पुलिस इन्हें घर में ढूंढते हैं। हर कमरा, हर कोना छान मारा गया, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले। राजकुमार का कत्ल हुआ था और दोनों बच्चे गायब थे। इसी बीच एक पुलिस वाले ने किचन के पास मौजूद फ्रिज पर कुछ निशान देखा, जैसे कि खून के धब्बे हों। हैंडल पर भी धब्बा था। यह फ्रिज चालू अवस्था में था, ऑन था। जब इसके दरवाजे को खोला गया तो अंदर से तनिष्क मिलता है। वह भी कंबल में और पॉलीथीन में लिपटा हुआ पड़ा था। फ्रिज से उसे बाहर निकाला गया। यहां राजकुमार और तनिष्क दोनों के सिर पर किसी भारी भरकम चीज से वार करने के निशान मिले। बड़े ही शातिराना तरीके से यहां पर सब कुछ अंजाम दिया गया था। इनके चोटों पर कपड़े बांधे गए थे बैंडेज के रूप में, ताकि खून का रिसाव जमीन पर ना फैले खून को छुपाने की कोशिश की गई थी। बाथरूम में भी खून के अंश पाए गए। पुलिस को यह भी लगा कि यहां पर नाश्ता वगैरह भी किया गया होगा। खाने पीने के झूठे बर्तन थे, बचे हुए खाने थे। यहां अगरबत्ती की लकड़ी भी मिली। ऐसा लगा कि यहां पर खुशबू के लिए अगरबत्ती चलाया गया होगा, ताकि यह सुगंध शव के दुर्गंध में मिल जाए और किसी को शक ना हो। ऐसा लगा कि यहां पर खुअन की दुर्गंध को छुपाने के लिए अगरबत्ती जलाई गई थी, ताकि किसी को शक न हो। यहां पर परिवार के 2 सदस्य तो मिल गए, पर तीसरी कहां पर है, यानी बेटी काव्या। अब उसको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये भी डर था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। काव्या ने अपने वॉइस नोट में एक लड़के का जिक्र किया था, जिसका नाम था मुकुल। भाई और पिता के कत्ल का इल्जाम इसी पर लगाया था। कहीं यही लड़का कत्ल के बाद काव्या को उठाकर तो नहीं ले गया। उधर पिपरिया में परिजनों को सब कुछ पता तो चल ही चुका था। वो लोग भी यहां के लिए रवाना हो जाते हैं। एक रेलवे अफसर के घर में एक सरकारी क्वार्टर में उनकी और उनके बेटे के साथ ऐसी चीज हुई थी। बेटी भी लापता है। ये मामला न्यूज में आने लगा। संगीन मामला तो था ही। पुलिस ने भी काफी तेजी से अपनी जांच शुरू कर दी। शुरू में 4 टीम्स बनाई जाती हैं। सबको अलग अलग काम सौंपे गए। पुलिस के पास शुरू से ही एक लीड थी, मुकुल। ये लड़का यहां जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा का पड़ोसी था। फ्लैट नंबर 361/6 में रहता था। इसके घर में माता पिता, एक बड़ा भाई और एक बहन थी। पुलिस जब कॉलोनी के सीसीटीवी चेक कर रही थी तो इसी 15 मार्च की दोपहर 12:30 बजे के आसपास की एक फुटेज सामने आती है। इसमें मुकुल सिंह स्कूटी पर सवार होकर कॉलोनी से बाहर जाते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वह अकेला था। उसके साथ काव्या नहीं थी, लेकिन उसने कुछ सामान भी लिए हुए थे। पुलिस और आगे की फुटेज चेक करती है। मुकुल के यहां से निकलने के करीब 10 मिनटों बाद काव्या विश्वकर्मा भी कॉलोनी से बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इसमें यह पैदल चल रही थी। इसके पास कोई सामान नहीं था, मगर उसके हाथ में पुलिस को एक मोबाइल फोन दिखाई दिया। लेकिन इसका फोन तो घर पर मौजूद है। फिर इसने किसका फोन लिया हुआ है? पता चला कि घर पर काव्या के माताजी का भी फोन रहता था, जो गायब है। यानी काव्या अपनी मां का फोन ली हुई है। ये लड़की भी उसी दिशा में गई जिस दिशा में मुकुल स्कूटी से गया था। पुलिस ने पहले सोचा गया था कि काव्या के साथ भी कुछ हुआ होगा, मगर ये तो कैमरे में जीवित दिखाई दी। जिस दिशा में दोनों बारी बारी गए थे, पुलिस ने वहां के रास्तों के फुटेज चेक किए। यह स्कूटी पास के रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन गई थी। जब पुलिस रेलवे स्टेशन के फुटेज चेक करती है
तो वहां के पार्किंग एरिया में मुकुल सिंह के साथ काव्या उसकी स्कूटी पर बैठी हुई नजर आती है। ये दोनों कॉलोनी से अलग अलग निकले थे, मगर यहां रेलवे स्टेशन के कैमरे में एक साथ दिखाई दिए। काव्या स्कूटी से उतरती है, फिर मुकुल ने स्कूटी को पार्क कर दिया। उसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन पकड़ने इतना पता चलते ही पुलिस की टीम पार्किंग एरिया में गई, वहां से स्कूटी को बरामद कर लिया। पुलिस ने उस समय के दौरान आने जाने वाली जितनी भी ट्रेनें थीं, उनके बारे में पता किया। साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर की फुटेज भी चेक करते हैं, आखिर ये लोग किस ट्रेन में बैठे होंगे। पुलिस और परिजनों को लगा कि मुकुल लड़की पर दबाव बनाकर उसको अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन था। परिजनों के अनुसार सितंबर 2023 में मुकुल काव्या को लेकर गायब हो गया था। पिता राजकुमार ने सिविल पुलिस स्टेशन में मुकुल के खिलाफ बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। 2 दिन तक तलाश करने के बाद पुलिस भेड़ाघाट में काव्या को रेस्क्यू करती है। लड़की 16 साल की थी और लड़का 21 साल का। नाबालिग बच्ची को इतनी समझ नहीं थी कि वह खुद से निर्णय ले सके। मुकुल ने उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ट्रेन से एक रिजॉर्ट में लेकर गया था, उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इसके चलते मुकुल पर पॉक्सो एक्ट भी लगता है। 29 सितंबर 2023 को 15 दिनों तक जेल में रहने के बाद मुकुल को हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था। अब इतने संगीन चार्जेस पर इसको जमानत कैसे मिल गया, वो भी इतनी जल्दी, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। मुकुल ने इसी केस के चलते परिवार से दुश्मनी पाल ली होगी। उन्हीं अनैतिक संबंध के फोटो और वीडियो बनाए होंगे, जिसके आधार पर वो लड़की को ब्लैकमेल कर अपने साथ ले जा रहा है, और उसके पिता और भाई का कत्ल भी कर दिया। खैर, इधर जब पुलिस रेलवे स्टेशन के अंदर की फुटेज चेक कर रही थी, इसमें मिला कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर तो गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर आ गए। दोपहर 12:59 पर प्रवेश किया और 2 मिनट के अंदर ही दूसरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल था। ऐसे ही पुलिस सीसीटीवी के जरिए मुकुल और काव्या का पीछा कर रही थी। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद दोनों बस स्टॉप पर जाते हुए दिखाई दिए। ये एक पीली रंग की बस में जाकर बैठते हैं, जिस पर कृष्ण कुंज लिखा हुआ था। अब पुलिस इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में पता करती है। कई सारी टीम्स बनाई गईं। 4 टीमें तो परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थीं। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया था। आगे 16 मार्च को इनका पोस्टमार्टम होता है। इधर पुलिस उस बस के बारे में पता कर लेती है। उसके कंडक्टर से पूछा गया, वह इन दोनों को पहचान जाता है कि हाँ, यह दोनों उसी बस में बैठे थे। उसने अपने रिकॉर्ड चेक किए, बताया कि लड़का और लड़की ने कटनी तक की टिकट कटाई थी, मगर बस जब आधारताल नामक जगह पर पहुंची तो दोनों बस को रुकवाकर वहीं पर उतर जाते हैं। कहते हैं कि दवाई लेनी है। अब पुलिस की टीम आधारताल गई, वहां के कैमरे चेक किए। अलग अलग बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ किया गया। एक दूसरी बस मिल जाता है जिसमें दोनों वापस से बैठे थे, कटनी जाने के लिए। इस बस में भी कटनी तक की टिकट कटाई थी, मगर ये बीच में सिहोरा नामक जगह पर उतर जाते हैं। अब पुलिस सिहोरा आ गई। वहां पर पता किया कि कौन से बस में वो लोग बैठे होंगे। यहां पर भी एक बस मिलता है जिसमें दोनों बैठे थे कटनी जाने के लिए। ये लोग इसी बस से कटनी तक जाते भी हैं। जबलपुर से कटनी बस लगभग 95 किलोमीटर दूर है। एक बस से डायरेक्ट ही जा सकते हैं। फिर भी यहां पर मुकुल ने काव्या के साथ 3-3 बसें चेंज की। अब ऐसा क्यों किया? कटनी के बाद पुलिस इन्हें ट्रेस नहीं कर पाती है। ये लोग कटनी में ऐसी जगह पर उतरे जहां न तो कोई कैमरा था और न कोई भीड़ भाड़ थी, इसलिए यहां से ये गायब हो गए। पुलिस की जद्दोजहद यहीं पर ठहर जाती है। काव्या अपनी मां का फोन लेकर गई थी, जो कि स्विच ऑफ था। मुकुल ने भी कोई और नंबर ले रखा था, उसका भी फोन स्विच ऑफ था। अब इन दोनों की लोकेशन कैसे पता किया जाए? फिर भी पुलिस ने इनके फोन को सर्विलांस पर रखती है। बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखा जाने लगा, क्योंकि काव्या अपने पिता के एटीएम कार्ड भी लेकर गई थी। मुकुल के घर पर भी जाकर पूछताछ किया जाता है परिजनों से। यहां घर पर मुकुल के बड़े भाई थे। मुकुल के पिता आरपी सिंह कहीं गए हुए थे और मां और बहन तो 22 फरवरी से ही नानी के घर आगरा गई हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आरपी सिंह मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे।
इन दोनों जगहों का पता चलते हैं पुलिस ने मथुरा और आगरा के साथ अयोध्या और वाराणसी के पुलिस से भी बात किया, उनको भी अलर्ट किया। क्या पता कि मुकुल काव्या को लेकर वहीं पर गया हो। मुकुल के बारे में थोड़ा और बात करें तो उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी, वो भी जैसे तैसे। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसका ज्यादातर समय जिम में बीतता था, एक्सरसाइज करते हुए। इश्क मॉडलिंग का भी बहुत शौक था। ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज वगैरह अपलोड करता। 12वीं पूरी होने के बाद पिता ने इसे आगे की पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम भेज दिया। पिता भी रेलवे में कर्मचारी थे। कुछ वक्त विशाखापट्टनम में रहने के बाद ये लड़का बिना कॉलेज में इन्फॉर्म किए, बिना घर वालों को बताए वापस जबलपुर आ जाता है। पुलिस कॉलोनी के पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही थी, यानी घटना से पहले की। 16 मार्च को पोस्टमार्टम पूरी होने के बाद राजकुमार और तनिष्क के शव परिजनों को सौंप दिए गए। इसी दिन पिपरिया में इनका अंतिम संस्कार हुआ। राजकुमार की फैमिली में कोई नहीं बचा था, बस काव्या बची थी, जो मुकुल के साथ गायब थी। राजकुमार के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार किया। इन घटनाओं और शिकायतों के आधार पर पुलिस संज्ञान ले रही थी और जांच कर रही थी। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था। जल्द ही ये परिवार पिपरिया शिफ्ट होने वाला था, मगर अचानक से ये सारी घटना घटित हो गई। धीरे धीरे घर वालों को एहसास होने लगा कि काव्या मुकुल के साथ मिली तो नहीं है। अगर वो लड़का विवश करके ले गया तो काव्या के पास मोबाइल है, वो कॉल कर सकती है, आसपास चल रहे लोगों से मदद ले सकती है। मगर फुटेज के अनुसार वो लड़की उस लड़के के साथ आराम से चल रही है, हाथ पकड़कर चल रही है, कभी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसके पास कई बार मौका था मुकुल के चंगुल से भागने का, लेकिन वह उसके साथ थी। उनके चलने के अंदाज से लग रहा था कि दोनों साथ में हैं, साजिश में एक साथ थे। आगे की जांच में पुलिस को 15 मार्च की एक और फुटेज मिलती है, कॉलोनी की, जो कि भोर के 3 बजे की थी। इसमें मुकुल काव्या के घर के पास जाते हुए दिख रहा था। ये बारी बारी कुछ सामान लेकर उसके घर की तरफ जा रहा था। इसने अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे, बैग लिए हुए थे। इधर घर की छानबीन के दौरान पुलिस को घर के पिछले दरवाजे पर कुछ डैमेज मिला, जैसे वहां की सिटकुनी या ताले को गैस टॉर्च से तोड़ने की कोशिश की गई हो सकता है मुकुल इसी रास्ते से अंदर आया होगा। कैमरे में भी वह घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता दिख रहा था। अब पुलिस के मन में एक और सवाल उठता है, अगर काव्या उसे प्यार करती थी, उसकी मर्जी से ये घर के अंदर गया, तो उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला था? उसको गैस टॉर्च इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मुकुल ने जबरदस्ती एंट्री क्यों ली? कुछ पड़ोसियों और वॉचमैन से पता चला कि इन्होंने 15 मार्च की सुबह 7:30 बजे के आसपास काव्या के चीखने की आवाज सुनी गई थी। उसने पापा शब्द कहकर पुकारा था, वो भी जोर से। ये लोग भागकर उसके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, क्योंकि आवाज केवल एक ही बार आया था। हो सकता है कि बेटी ने कुछ देख लिया हो, कोई सपना देखा हो, किसी किरे वगैरह से डर गई हो। आगे 9 बजे दूध वाला भी घर पर आता है। पुलिस ने दूध वाले से बात की। इसके अनुसार डेली राजकुमार दूध लिया करते थे, मगर उस दिन काव्या ने ही दूध लिया। वैसे मां के जाने के बाद दोनों बच्चों की देखभाल पिता ही किया करते थे। इन्होंने कोई कुक या मेड नहीं रखा था, सब कुछ खुद ही करते थे। बच्चों के लिए नाश्ता बनाते, टिफिन तैयार करते, शाम को घर आकर डिनर पकाते, सफाई करते। पड़ोसियों के बयान से पुलिस को समझ में आया कि हत्या उसी समय हुई होगी जब काव्या ने चीखा था, यानी 7:30-8 बजे के आसपास। उसने अपना वॉइस मैसेज कजन को करीब 12 बजे के आसपास भेजा था। ये घर से निकली थी 12:40 के आसपास, यानी हत्या के बाद कई घंटों तक मुकुल और काव्या उसी घर में थे। इन दोनों ने आराम से नाश्ता वगैरह भी बनाकर खाया था, दूध पिया था। जब इन्हें लगा कि अब निकलना चाहिए, तो काव्या अपनी कजन को मैसेज भेजकर निकलती है। एक बार किसी सिक्योरिटी गार्ड ने काव्या और मुकुल को अकेले में देख लिया था। उन्होंने दोनों को पकड़ा और फटकार लगाई। काव्या से कहा कि तुम्हारे पिता को सब कुछ बता देंगे। मुकुल को थप्पड़ भी जड़ दिया था। फिर काव्या अपने पिता से उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में झूठ झूठ कहती है कि उसने इसका हाथ पकड़ा था, बदतमीजी की थी। इससे राजकुमार ने सिक्योरिटी गार्ड पर खूब गुस्सा किया और कहा कि जेल भिजवा देंगे।
इसके चलते वो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। मुकुल के भाई से पता चला कि जब मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा और वो जेल में रहा, फिर जब बाहर आया तो पहले के मुकाबले गुस्सैल हो चुका था। ढंग से किसी से बात नहीं करता था। कॉलोनी के बच्चों से भी बात करना बंद कर दिया था। वो कुछ बाहरी लड़कों से दोस्ती करने लगा था जो कि कॉलोनी में आकर घूमती थे। इसके चलते पड़ोसियों ने मुकुल के माता पिता से शिकायत भी की कि मुकुल को कहिए कि वह अपने दोस्तों को कॉलोनी में न बुलाए। जेल से निकलने के बाद मुकुल को मूवीज देखने का शौक हो गया था। वह तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं की मूवीज हिंदी डबिंग में देखा करता था। खास तौर से क्राइम थ्रिलर मूवीज उसे ज्यादा पसंद आने लगी थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इन मूवीज से हत्या का आइडिया ले रहा था? कहीं भागने का प्लान तो नहीं बनाया? थोड़ी छानबीन करने पर पुलिस को ऐसे ही कुछ मूवीज मिलती है। एहसास हुआ कि मुकुल ने वारदात को अंजाम देने से ज्यादा पुलिस से बचने के लिए इन मूवी से आइडिया लिया है। दोनों पूरी तैयारी के साथ भागे थे। मुकुल ने अपनी सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख लिए थे, जो भी एक नौकरी में चाहिए होते हैं। क्या पता कि दोनों भागकर कहीं सेटल हो जाएं। काव्या अपने पिता का एटीएम कार्ड लेकर गई थी, जिसे पुलिस फ्रिज नहीं करती है। सोचा कि इसके जरिए लोकेशन पता करेंगे कि वो कहां कहां पर हैं। 17 मार्च को काव्या अपना फोन ऑन करती है। कुछ वक्त के लिए एटीएम से 10,000 भी निकाले गए। 18 मार्च को इनकी लोकेशन पूरे में मिली। वहां पर एक रेस्टोरेंट में काव्या ने एटीएम से पेमेंट किया था। फौरन पूरे की पुलिस को अलर्ट किया गया। यहां से भी एक टीम वहां के लिए रवाना होती है। लेकिन जब तक पुलिस यहां पर पहुंची, ये रेस्टोरेंट से गायब हो चुके थे। अब यहां के कैमरों से इनका पीछा किया जाता है। पता चला कि ये विशाखापट्टनम जा रहे हैं। अब टोटल 8 टीम्स इनके पीछे लगाई गई। पुलिस ने मुकुल पर 10,000 का इनाम भी रखा। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया जाता है। पोस्टर छपवाए गए। सोशल मीडिया पर तो पहले से ही खबरें चल रही थीं। ये दोनों कभी बस में, कभी ट्रेन में, यहां तक कि बाइक से भी ट्रैवल करते थे। इनकी लोकेशन नेपाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी मिली थी। वहां की पुलिस को भी अलर्ट किया गया। इनकी लोकेशन जबलपुर के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, कलाबुर्गी, ओडिशा के कई जिले, कोलकाता, गुवाहाटी, वाराणसी, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे अलग अलग लोकेशन में सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। फिर वृंदावन, चंडीगढ़, अमृतसर, हरिद्वार भी गए। अभी तक लगभग 60 से 65 दिन बीत चुके थे, यानी करीब 2 महीने, लेकिन पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाई थी। अब तारीख आती है 28 मई 2024। रात का समय था। हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल में उसके कंपाउंड से रक्षा समिति के एक महिला पुलिसकर्मी गुजर रही थी। इन्होंने एक बेंच पर किसी लड़की को सोते हुए देखा। उसके साथ एक लड़का भी था। ये पास जाकर उनको ध्यान से देखती है। पता चला कि ये दोनों तो वही हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्टर के रूप में पूरे देश में सर्कुलेट हो रही थीं। इन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। सबके सामने इन दोनों से इनका नाम पूछा। लड़का कहता है कि वो अपना सामान लेकर आता है। फिर बताता है लड़की यहीं पर थी। लड़का चला गया और लौटा नहीं। लड़की अपना नाम बताती है, काव्या विश्वकर्मा। इसके बाद हरिद्वार पुलिस को सूचना दी गई। वो इसे अपने साथ ले गई। फिर हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस को सूचना दिया। 29 मई तक पुलिस को जबलपुर आई। पुलिस को जो भी चीजें जाननी थी, सब कुछ काव्या से पता चलने वाला था। यह बात तब की है जब काव्या अपने प्रेमी मुकुल के साथ पहली बार भागी थी, यानी सितंबर 2023 में। पिता के दबाव में उसे मुकुल के खिलाफ अनैतिक कृत्य की रिपोर्ट लिखाना पड़ा था। पिता रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, 10वीं में पढ़ती थी। अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद देखेंगे। काव्या के पिता ने मुकुल के पिता को भी बोला कि अपने बेटे को समझा लीजिए। बेटी ने कोर्ट में मुकुल के समर्थन में बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से भागी थी। जो भी हुआ दोनों की सहमति से हुआ। इसके चलते 50,000 का पर्सनल बॉन्ड लेकर मुकुल को जमानत मिल गई। मोटे तौर पर अदालत इसलिए पैसे लेती है ताकि आरोपी फरार न हो जाए। बेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे लौटा दिए जाते हैं। एक तरह से ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब मुकुल 15 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आया तो इससे दूर करने के लिए पिता ने काव्या को पीपरिया भेज दिया था।
वहां पर अपनी भतीजी से भी कहा कि इस पर ध्यान रखना, मुकुल से बातचीत न करे। लेकिन मुकुल और काव्या मौज नामक एक ऐप पर एक दूसरे से बात करते थे। पिता ने इस पर बहुत सख्त निगरानी रखी थी। अब वह अपने पिता से ज्यादा मुकुल के साथ रहना चाहती थी। ये अपने पिता से परेशान हो चुकी थी। मुकुल ने इसको कहा कि हमारे प्यार के बीच एक दीवार खड़ी है जिसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। काव्या भी बिना कोई सवाल किए, बिना विरोध किए अपने पिता के कत्ल के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। मुकुल ने अलग अलग भाषाओं की हिंदी डब क्राइम थ्रिलर मूवीज देखी। ये कई तरह के सामान ऑनलाइन मंगवाता है, जैसे गैस टॉर्च, ग्लव्स वगैरह। साथ में 2 चॉपर नाइफ भी ऑर्डर किए। ये बाजार जाकर खरीद सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया, कहीं आगे चलकर दुकानदार पुलिस को बता ना दे। मुकुल ने कॉलोनी में रेकी की वॉचमैन को भी देखता था कि कब कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पूरी होने के बाद कब जाता है। इसे पता चला कि रात में कोई भी वॉचमैन पूरी तरह से ड्यूटी नहीं देता है। इसका मतलब कि ये रात में काव्या के घर पर जा सकता है। इसे यह भी पता था कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, मगर यह उसका कुछ नहीं कर सकता था। ये लड़का जो भी ऑनलाइन ऑर्डर करता था, उसे पास के रेलवे स्टेशन पर बुलाता था। जब पार्सल आने वाला हो तो यह स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता, वहीं जाकर इंतजार करता। सामान रिसीव करने के बाद ये उसे गैराज में रख देता, जहां पर उसकी स्कूटी पार्क थी। ये गैस टॉर्च चलाने का तरीका सीखता भी है। ऑनलाइन इसे पता था कि काव्या का एग्जाम होने वाला है। वो जबलपुर जरूर आएगी और एग्जाम जब खत्म होगा तो वापस चली जाएगी। उससे पहले कुछ करना है। जब एग्जाम शुरू हुआ तो वह आती भी है। घटना से पहले 2 दिनों तक, यानी 13 और 14 मार्च को, काव्या और मुकुल सुबह 11 बजे भेड़ा घाट गए थे और शाम को 4 बजे लौटे थे। यानी पिता के ऑफिस जाने के बाद से लेकर उनके घर लौटने के पहले तक का समय ये मुकुल के साथ थी। 2 दिन दोनों आपस में मिलकर प्लान डिस्कस कर रहे थे। फिर 15 मार्च की भोर में करीब 3 बजे मुकुल सारे सामान लेकर काव्या के घर पर जाता है, जो भी इसने ऑर्डर करके मंगवाए थे। काव्या ने पीछे का दरवाजा खुला रखा था, जिसके बाद मुकुल सामान लेकर घर के अंदर आता है, बाथरूम में छुपा देता है, वहीं पर असेंबल करता है। दोनों सुबह होने तक काव्या के रूप में रहे शारीरिक संबंध बनाए हैं, अनैतिक क्रिया करते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे पिता राजकुमार उठते हैं और किचन में आते हैं। तभी कुल्हाड़ी से मुकुल राजकुमार के सिर पर पीछे से वार करता है, कई बार। इस दौरान काव्या डर के मारे चिल्ला देती है। तभी पड़ोसी और वॉचमैन आवाज सुनकर आए थे, मगर उनके आने से पहले ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया था। भाई तनिष्क भी नींद से जग गया था। वो इस घटना को होते ही देख लेता है। इसके बाद उसका भी वही हाल किया गया। लोग यहां पर आए, दरवाजा खटखटाया और चले गए। अब हत्या के बाद इन्होंने सफाई की, तनिष्क को फ्रिज में रखा, खुद को इन्होंने साफ किया बाथरूम में। गैस टॉर्च से मुकुल घर के पीछे के दरवाजे को डैमेज करता है ताकि लगे कि फोर्सफुल एंट्री हुई है। काव्या ने वॉइस मैसेज में जो मुकुल का नाम लिया था, वो भी प्लान का एक हिस्सा था। मुकुल ने कहा कि सारा ब्लेम यही लेगा ताकि कोई तुम पर शक ना करें। इसके बाद उन्होंने शारीरिक भूख मिटाई, फिर खाना बनाकर खाया। ये घर में ही रहे। फिर आगे 12:30 बजे यहां से निकल गए। अगरबत्ती भी जलाकर रख दिया था ताकि दुर्गंध ना लगे, क्योंकि यहां पर कैमरे भी लगे थे। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए बारी बारी कॉलोनी से निकलते हैं। खुद का फोन नहीं ले गए, कहीं पुलिस लोकेट ना कर सके। हत्या में उपयोग किए गए हथियार को साथ ले गए थे। रेलवे स्टेशन पर भी जाकर गुमराह किया कि ट्रेन से भागने वाले हैं, लेकिन बस से कट नहीं गए। वो भी 3 बसें चेंज करके, ताकि पुलिस इसमें उलझी रहे। कटनी के बाद ये इंदौर जाते हैं। जब तक इनके पास पैसे थे, ये ऐश करते रहे, अलग अलग जगहों पर जाते रहे। मुंबई से गोवा तक इन्होंने फ्लाइट में सफर किया। जब एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकल गए और पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तब अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अब दोनों को पैसों की कमी होने लगी। ये ट्रेन में सफर करने लगे, वो भी बिना टिकट के। ट्रेन में ये सोते थे, खाने पीने के लिए मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, वहां पर भंडारे में खाते थे। कुछ खाना पैक भी कराकर रखते थे। पुलिस के अनुसार इन्होंने एक जगह पर भीख भी मांगी और लोगों का झूठा भी खाया था। पहले तो ये ऐश करते थे, फिर खाने के लाले पड़ गए। बीच में ये बेंगलुरु गए थे, किसी दोस्त के घर पर। जब पता चला कि ऐसी घटना को अंजाम देकर आए हैं,
तो दोस्त ने इन्हें जाने को कहता है। इन्होंने कुल्हाड़ी को बेंगलुरु में ही फेंक दिया। 30-31 मई की दरमियानी रात को मुकुल जबलपुर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है। इसको डर था कि कहीं काव्या इस पर ही सब कुछ ना मर दे। ये भी था कि जिसके लिए सब कुछ किया वही पकड़ी जा चुकी है, तो फिर इसके भागने का क्या फायदा। पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई थी, बल्कि इसने खुद आकर सरेंडर किया था। इसने अपने सीने पर एक टैटू भी बनवा रखा था जिसमें 5 चेहरे थे। ये तब बनवाया था जब नवंबर 2023 में जेल से छूटा था। इन 5 सिरों का मतलब था इसके 5 टारगेट थे जिन्हें ये भूल ना पाए, इसलिए टैटू बनवाया था। पहला टारगेट था काव्या के पिता, जिन्होंने केस कराया था। दूसरी थी काव्या, जिसने पिता का साथ दिया था। हालांकि बाद में इसे पता चला कि काव्या पिता के साथ नहीं है, उनके दबाव में बयान दिया था। आगे इसके ही बयान के आधार पर मुकुल को जमानत मिली। वो इसके साथ रहना चाहती थी, फिर मुकुल ने अपने टारगेट से इसको निकाल दिया। तीसरी थी वो महिला पुलिस अफसर, जिन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करके इसको फंसाया था। चौथा था एक पड़ोसी, जो काव्या से मिलने पर रोक टोक करता था। पांचवी थी काव्या की कजन, जो उसको इससे फोन पर बात करने से रोकती थी। 1 जून को पुलिस दोनों को क्राइम रिक्रिएशन के लिए गई। पता चला कि दोनों शव को भागकर कहीं और ठिकाने लगाने वाले थे। उसके लिए 2 चॉपर भी ऑर्डर करके मंगवाए थे। लेकिन घटना के दौरान रक्त को देखकर इनकी हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद शव वहीं पर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि जैसे काव्या ने कत्ल में साथ दिया है, इसके लिए ये लोग जुवेनाइल कोर्ट से अपील करेंगे कि नाबालिग होते हुए भी ऐसी साजिश रच रही है। इस पर एडल्ट की तरह केस चलना चाहिए। मुकुल जेल में है, काव्या भी जुवेनाइल होम में है। इन पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे एक लड़की ने प्यार के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और भाई के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।